और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से आ रही है, जहां पर 4 मंजिला एक पुरानी इमारत का बड़ा हिस्सा ढह जाने की वजह से हादसा हुआ है। हादसे में इमारत में काम कर रहे कुछ मजदूर और एक परिवार के लोग मलबे में फंस गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू का काम शुरू किया है। एनडीआरएफ की टीम ने मलबे से एक महिला को भी सुरक्षित बाहर निकाला, उन्हें अस्पताल भेजा गया। बाकी की तलाश अभी जारी है। भिवंडी के नारपोली इलाके के भंडारी कंपाउंड स्थित 4 मंजिला कोहिनूर बिल्डिंग को नगर निगम ने खतरनाक करार दिया था। इसे कैटेगरी सी में रखा गया था, यानी इस बिल्डिंग को खतरनाक बताते हुए खाली करने को कहा गया था। बिल्डिंग से ज्यादातर परिवार निकल गए थे, सिर्फ एक परिवार वहां था जो कुछ मरम्मत करवा रहा था। इसी दौरान बिल्डिंग का कुछ हिस्सा भरभरा कर गिर गया। इसकी चपेट में वहां मौजूद परिवार के लोग और मजदूर आ गए। सभी को बाहर निकालने का काम अब चल रहा है। हमारी टीम पूरा यहाँ पे काम कर रही है और इसमें बिल्डिंग में से निकाल के लोग अभी गायत्री मंदिर गीता हॉल में सब रखे हुए। तो कितने लोग इसमें फंसे हुए थे, कुछ जानकारी मिली? अभी 6-7 लोग का मालूमात पड़ रहा है कि इसके अंदर कारीगर है। तो प्रशासन की ओर से बचाव कार्य में कौन सी टीम यहाँ शामिल है? अभी हमारी आपातकालीन भी है, फायर ब्रिगेड है, एनडीआरएफ है, पुलिस वाले है, सारी टीम लगी हुई है। तो कोहिनूर बिल्डिंग थी, कोहिनूर नाम था। उसको 2-4 बार नोटिस दी थी। लोग कभी तो कुछ नहीं थे, खाली कर चुके थे, लेकिन कुछ रात में वो कुछ तो अंदर से काम कर रहे थे, उसका रिपेयरिंग था। तो रिपेयरिंग का काम कर रहे थे, उसमें मजदूर और कोई तो आने जाने कोई छोड़ता नहीं इतना, क्या उनका घर रहता है, वो छोड़ने को उनको भारी पड़ता है। तो 1-2 थे तो निकल गए, क्या कुछ 1-2 बाकी है मालूम नहीं। लेकिन आज 2 मजदूर है, वो 4-5 जन मजदूर ऐसा अंदर होंगे, ऐसी आशंका है। तो इसके लिए सब आए हैं और 1-2 जो मजबूर थे उनको तो सभी टीम ने, सब अपने इधर के बच्चे लोगों ने सबको उनको निकाले टाइम पे। तो सब टीम भी आ रही है, अभी सब टीम भी आ रही है, महापालिका भी लोग आए, पुलिस भी आए हैं, इरफान भाई है, पापा भाई है, तो पहले पहुंच गए और उन्होंने भी सब सपोर्ट कर रहे हैं। अभी देखते हैं कितने लोग हैं। जब मलबा अभी अंदर बैठा हुआ है तो थोड़ा सा अभी पोकलन आएगा इंडिया। और आज सुबह की बड़ी खबर, एंटी पेपर लीक बिल को संसद के दोनों सदनों ने पास कर लिया है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में मंजूरी मिलने के बाद बिल राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद एक कानून बन जाएगा। राज्यसभा से बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर नया वीडियो जारी करके कहा कि पेपर लीक गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक बिल को लेकर अपने चौथे वीडियो में पीएम ने कहा कि सरकार भरोसेमंद और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस दिशा में एक के बाद एक कई कदम उठाए गए हैं। पीएम ने जोर देते हुए कहा है कि इस बिल के आने से पेपर लीक करने वाले माफिया बच नहीं सकेंगे। और साथ ही पीएम ने एक बार फिर से हाई पावर टास्क फोर्स का जिक्र करते हुए कहा है कि एग्जाम को हर तरह से लीक प्रूफ बनाने की तैयारी हो रही है। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा। पेपर लीक माफिया अब मिट्टी में मिल जाएगा। आम के प्रश्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। पीएम मोदी ने जो वादा किया पूरा किया। आम के प्रश्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के बीच देश के करोड़ों नौजवानों से उन्हीं के स्टाइल में संवाद करते हुए पीएम मोदी ने बताया था कि एंटी पेपर लीक बिल का मसौदा उन्हें मिल गया है। उसके बाद अगले ही दिन इसे कैबिनेट में मंजूरी मिली। सोमवार को इसे लोकसभा में पेश किया गया। मंगलवार से चर्चा शुरू हुई। बुधवार को लोकसभा से पास हुआ और एक दिन भी गंवाए बिना ये बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। इसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति को संसद से पास बिल को मंजूरी देनी होती है, जिसके बाद ये कानून की शक्ल अख्तियार करता है। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर इंस्टाग्राम के जरिए छात्रों से संवाद किया। पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है।
इन सबको ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई। फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने हर प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चा की है और जब एक बार देश से वादा किया तो पीएम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जंतर मंतर से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पीड़ा को समझा, देश की आवाज को अंजाम तक पहुंचाया और जिस स्पीड से ये काम हुआ उसे देखकर हर कोई दंग है। राष्ट्रपति भवन से मंजूरी मिलने के बाद सरकार इसका गैजेट नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसके बाद ये कानून लागू हो जाएगा। पीएम मोदी ने पहले ही दिन वादा किया था कि पेपर लीक माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसके बाद पीएम ने राउंड द क्लॉक काम किया, चारों तरफ से घेराबंदी की। वादा करने के कुछ ही घंटों के अंदर टास्क फोर्स बनाई। उससे पहले कैबिनेट ने बिल पास किया। 3 दिन के अंदर संसद ने इसे मंजूरी दी और अब ये बिल कानून बनने के लिए तैयार है। संसद में इस बिल को पास करवाना आसान नहीं था। पहले दिन चर्चा नहीं हो पाई। दूसरे दिन राहुल गांधी बिल पर बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन बिल के प्रावधानों पर एक लाइन नहीं बोली। बड़ा हंगामा खड़ा किया। राज्यसभा में भी चर्चा के दौरान जमकर बहस हुई। आखिरकार सरकार ने अपना संकल्प सिद्ध किया और बिल पास हो गया। इसको कैसा रोकना। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार पेपर लीक और युवाओं के भविष्य का मुद्दा उठा रहे थे। आप ये करते तो क्रेडिट नहीं मिलता था उस वक्त, इसीलिए आप उसको छोड़ दिए। वो समझाने की भी कोशिश करे, आए सब बोले, लेकिन डर इसका था उनको। वो जो सत्याग्रह या वो जो एजिटेशन था राहुल जी ने उस दिन किया, वो एकदम डर गए और डर के बोले कि ये ठीक, इसको आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। तब उन्होंने ये तय किया कि प्रधान को हटाया जाए। आज मैं पूछना चाहता हूं, विपक्ष की सरकारों में जहां पेपर लीक हुए हैं, क्या वही मानदंड होगा जो हमारी सरकार के लिए है? पंजाब हो, झारखंड हो या कर्नाटक हो, क्या एक मंत्री के लिए एक रूल रहेगा या हर मंत्री के लिए अलग अलग रूल रहेगा? अब बॉल इनके कोर्ट में है और इन्हें तय करना है। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे सदन के एक सम्मानित सदस्य जो अभी अभी आए हैं, श्री कपिल सिब्बल जी, जो बहुत प्रख्यात वकील हैं और ज्यादातर विवादास्पद विषयों के प्रख्यात वकील रहे हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए यह वकालत करने चले गए कि साहब हम बच्चों को लीगल एड देंगे। इनके शिक्षा मंत्री रहते हुए 2009 से 12 में सिर्फ सर 2010 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2011 में हरियाणा बोर्ड और 2012 में एम्स। सर आप समझिए, मैं कहना चाहूंगा, यानी जिस पर होना चाहिए था इल्जाम, वो लेके आ गया वकालत का पैगाम। अब पता नहीं है छात्रों का करेंगे काम या करेंगे छात्र हितों का काम तमाम। पीएम मोदी ने अपना वादा पूरा कर दिया है। साथ ही नौजवानों से संवाद बनाए रखने का जो वादा उन्होंने किया था वो भी जारी है। मोदी अब तक 4 बार इंस्टाग्राम के जरिए छात्रों और नौजवानों से बात कर चुके हैं। उनका हर वीडियो नए रिकॉर्ड बना रहा है। 23 जुलाई के वीडियो ने 400 मिलियन का आंकड़ा पार किया। 105 मिलियन फॉलोअर वाले पीएम मोदी का जेएनजी से डायरेक्ट संवाद का हर वीडियो 100 मिलियन को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब साफ है, पीएम का कनेक्ट काम करता है। छात्र मोदी को सुनते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और मोदी भी ये वादा कभी नहीं तोड़ते। पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान
इडियट शब्द के इस्तेमाल के लिए जहां राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है, तो वहीं पर प्रियंका गांधी के एक बयान पर विवाद हो गया है। प्रियंका ने पेपर लीक पर चर्चा के दौरान गौमूत्र का जिक्र किया था। सरकार की तरफ से बनाई गई हाई पावर कमेटी के मेंबर आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर बी कामाकोटी को गौमूत्र एक्सपर्ट बताकर उनका मजाक उड़ाया था। अब देश भर में बड़े बड़े शिक्षाविदों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। 215 मौजूदा और पूर्व वाइस चांसलर ने प्रियंका गांधी को लेटर लिखा है और इस लेटर में कहा गया है कि कंप्यूटर साइंस और एआई से लेकर कई एडवांस टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर कामाकोटी ने बहुत काम किया है। दुनिया भर में उनके रिसर्च पेपर का लोहा माना जाता है और इसीलिए प्रोफेसर कामाकोटी के बारे में कमेंट करते वक्त तथ्यों और पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। वाइस चांसलर्स ने प्रियंका गांधी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि प्रोफेसर कामाकोटी से आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें गौमूत्र विशेषज्ञ बताकर उनका मजाक उड़ाना गलत है। राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रोफेसर कामाकोटी का मजाक उड़ाने के लिए प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री जी ने श्री नंदन नीलकर्णी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई, मगर सभापति जी मैं समझ नहीं पाता हूं हाई पावर टास्क फोर्स के सदस्यों का, विद्वान सदस्यों का उल्लेख करते हुए ये गौमूत्र कहां से बीच में आ जाता है, यानी समझ में नहीं आता है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं उस टॉपिक से। तो मैं बताना चाहता हूं, जिनको गौमूत्र की भी समस्या है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, गौमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है एंड द पेटेंट नंबर इज 6410059 और गौमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है 6896907। मगर सर क्या करें, दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है, तो उन्हें कहां से समझ में आएगा। सर अगर यह आत्मविश्वास होता जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस जो बनाया, ये 50 साल पहले बन गया होता, तो सभापति महोदय हमें हल्दी, नीम और तुलसी के पेटेंट के लिए लड़ाई नहीं करनी होती, हम आज लीडर बन के खड़े होते। मगर क्या बताएं, ये विज्ञान में पश्चिम के अंधभक्त हैं और उस अंधभक्ति की कीमत इस देश ने चुकाई, मगर प्रधानमंत्री जी ने आकर उसको एक नई राह दिखाई है। अब बात पड़ोसी देश नेपाल की, जहां इस वक्त जबरदस्त सांप्रदायिक हिंसा फैली है। इस हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। गुरुवार को कांवड़ यात्रा के रूट को लेकर विवाद हो गया और जिसके बाद 2 समुदाय आमने सामने आ गए। इस दौरान दर्जनों गाड़ियों में आग लगा दी गई, इमारतों को फूंक दिया गया, दुकानों मकानों में तोड़फोड़ की गई। तो वहीं हालात को देखते हुए प्रशासन ने 4 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया। सेना ने हिंसा प्रभावित इलाकों में मोर्चा संभाल लिया है। सेना के जवान लगातार इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं, साथ ही जमीन से लेकर आसमान तक से निगरानी की जा रही है। इस बीच पीएम बालेंद्र शाह ने लोगों से शांति की अपील की, साथ ही हिंसा के दोषियों को सख्त सजा दिलाने का भी वादा किया है। फिर हिंसा की चपेट में पड़ोसी देश नेपाल। आगजनी, हिंसा, पथराव, जल रहे शहर शहर। भारत से सटे जिलों में कर्फ्यू, सेना भी तैनात। पड़ोसी देश नेपाल इस वक्त जबरदस्त हिंसा की आग से झुलस रहा है। नेपाल के सुनसरी जिले में धार्मिक जुलूस के दौरान शुरू हुआ विवाद गुरुवार को सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया। देखते ही देखते 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। कई जगह पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ हुई। गाड़ियों को फूंक दिया गया, इमारत में आग लगा दी गई। सुनसरी जिले में आगजनी के बाद काले धुएं का गुबार छा गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में कई राउंड फायरिंग भी की गई।
4 दिनों से जारी हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग घायल हैं। इसमें कई सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। इसके अलावा कई लोग पुलिस की गोलीबारी और झड़प में भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि हिंसा की शुरुआत देवागंज इलाके से हुई, जहां 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। आरोप है कि मंदिर की जमीन पर मुहर्रम का झंडा लगा था, जिसका हिंदू पक्ष ने विरोध किया, लेकिन झंडा नहीं हटाया गया। इसके बाद जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई तो डीजे बचाने का विरोध करते हुए एक पक्ष ने कांवड़ियों पर हमला कर दिया। लाठी डंडे चलने लगे, पथराव हुआ, जिससे माहौल बिगड़ गया। चश्मदीदों की माने तो धार्मिक जुलूस के रूट और धार्मिक प्रतीकों को लेकर शुरू हुई कहासुनी कुछ ही मिनटों में हिंसक झड़प में बदल गई। उग्र भीड़ ने दुकानों और गाड़ियों को निशाना बनाया। कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ हुई। हिंसा को देखते हुए भारतीय सीमा से सटे सुनसरी, धनुषा, मोरंग और सिराहा जिलों के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया। शांति बहाल करने के लिए सेना को तैनात किया गया है। नेपाल की सड़कों, चौराहों पर सेना के जवान तैनात हैं। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। सेना के जवान गलियों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। प्रशासन लोगों से घरों में रहने, सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील कर रहा है। यदि तपाईहरुले कर्फ्यूको उल्लङ्घन गर्नुभएमा कानुनमा बमोजिम तपाईहरुलाई कारबाही गरिनेछ र सशस्त्र प्रहरी बल प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछ। जनसमुदाय प्रशासनले कर्फ्यू जारी गरिसकेको छ। तपाईहरु आफ्नो आफ्नो घरमा बस्दिनुहोला। यदि कर्फ्यूको उल्लङ्घन गरेमा सशस्त्र प्रहरी बल प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछ। हालात को कंट्रोल में करने के लिए नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने हिंसा में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की है। साथ ही घायलों के बेहतर इलाज के आदेश दिए हैं। नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा गम्भीर र संवेदनशील छ। यस दुखद घटनामा परि निधन हुनुभएका हाम्रा नागरिकहरू जयप्रकाश मेहता, ओम प्रकाश मेहता र गणेश यादवप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै शोक सन्तप्त परिवारजनहरूमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु। घाइतेहरूको उपचारमा कुनै पनि प्रकारको कमी वा ढिलाइ हुन नदिन सम्बन्धित स्वास्थ्य निकायहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकिएको छ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। बालेन्द्र शाह ने कहा कि लोग अफवाहों से बचें। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना भए लगत्तै सबै सुरक्षा निकायहरूले तत्काल घटनास्थलमा पुगेर परिस्थितिलाई सामान्य बनाउने, थप अप्रिय घटना हुन नदिने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रयास निरन्तर गरिरहेका छन्। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ। म सबैमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो छानबिन पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र पारदर्शी हुनेछ। घटनामा संलग्न दोषी जो कोही भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ। नेपाल में फैली सांप्रदायिक हिंसा के बाद भारत नेपाल बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एसएसबी और बिहार पुलिस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है।